लीज अकाउंटिंग में एक कहानी सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शंस की भी है। सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन क्या होता है कि जैसे मान लो लेसर के पास एक असेट है 2 4 5 लाख का है 10 लाख का। अब उसको पैसा चाहिए और लेकिन उसको असेट भी चाहिए क्योंकि उसको असेट अपने बिजनेस में यूज़ में लेना है और पैसा इसलिए चाहिए कि उसको फिनेंशियल क्राइसिस है। तो वो क्या करेगा, उसी असेट को बेच देगा और फिर सेम असेट को लीज पे ले लेगा। तो जिस लेसी को माने जिस आदमी को बेचेगा ना बायर को, वो उसी से असेट को लीज पे ले लेगा। तो जो सेलर है जो असेट को बेचेगा वही लेसी बन जाएगा क्योंकि बाद में भाड़ा पे भी ले लेगा, और जो बायर है वो लेसर बन जाएगा। तो हम लोग इसमें सेलर लेसी के बारे में फोकस्ड है अपना जो डिस्कशन है। तो इसमें क्या होता है कि जो सेलर है जिसके पास असेट है, मान लो मेरे पास असेट है तो मैं अपनी असेट को बेचूंगा, पैसा ले लूँगा और फिर पैसा को अपने बिजनेस में यूज़ कर लूँगा और फिर उसी असेट को भाड़ा पे लेकर के उसको भाड़ा का पेमेंट करता रहूँगा। तो इसमें स्टोरी क्या है ना बच्चा, कि अगर सेल एंड लीज बैक रिजल्ट्स इनटू फिनांस लीज, मतलब अगर मान लो मैं पूरे पीरियड के लिए पूरी ज़िंदगी के लिए असेट को लीज पे ले लिया इंटायर वर्किंग लाइफ के लिए, या वो 90% वाला जो क्राइटेरिया वो फुलफिल हो गया, तो वो सेल एंड लीज बैक इज रिजल्टिंग इनटू फिनांस लीज। अगर सेल एंड लीज बैक रिजल्ट्स इनटू फिनांस लीज है तो ये याद रखना कि सेल में जितना भी प्रॉफिट लॉस हुआ है उसको आप प्रॉफिट लॉस में नहीं भेज सकते, उसको डेफर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर 40 लाख का असेट आपने 50 लाख में बेचा है तो आपको 10 लाख रुपया डेफर करना पड़ेगा, वो पीएल में आप नहीं भेज सकते, और उसको फिर ओवर द पीरियड ऑफ लीज आपको ग्रेजुअल अमोर्टाइज करना पड़ेगा। तो इफ द सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन रिजल्ट्स इनटू फिनांस लीज देन द प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग ऑन सेल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द P&L, रादर इट हैज़ टू बी डेफर्ड एंड ट्रांसफर टू P&L ओवर द पीरियड ऑफ लीज। अब रहा बात कि अगर वो ऑपरेटिंग लीज हुआ तो सेल एंड लीज बैक रिजल्टिंग इनटू ऑपरेटिंग लीज। तो इसमें स्टोरी ये है कि अगर हमने माल बेचा, बेचने के बाद 2-3 साल के लिए लीज पे ले लिया सेट को, तो इसमें थोड़ा सा स्टोरी है। जैसे स्टोरी ये है कि सबसे पहले तो आप जब बेचें ना, तो बेचने के ठीक पहले जैसे जिस दिन बेच रहे हैं मान लो, तो उसकी पिछली रात को आप असेट का फेयर वैल्यू चेक कर लें। ओके, अगर आपने फेयर वैल्यू चेक कर लिया तो आप अपने बैलेंस शीट में जो अमाउंट है जिसको कैरिंग अमाउंट बोलते हैं उसे कंपेयर कर लें। अगर कैरिंग अमाउंट से फेयर वैल्यू नीचे चला गया, मार्केट प्राइस नीचे चला गया है, तो आप लॉस को रिकॉर्ड कर लें और असेट को नीचे ले आएँ। और अगर प्रॉफिट में है तो आप प्रॉफिट को इग्नोर कर दें, प्रॉफिट जो है वो अपन सेल के वक्त लिखेंगे। सो द पॉइंट इज कि बिफोर द डे ऑफ सेल आप सेल एंड ऑपरेटिंग क्या बोलते हैं उसको, सेल एंड लीज बैक में द सेल एंड लीज बैक रिजल्टिंग इनटू ऑपरेटिंग लीज वाला स्टोरी सुना रहा हूँ आपको। तो आप पहले असेट का कैरिंग अमाउंट को पिछली रात को, सेल की पिछली रात को फेयर वैल्यू से कंपेयर कर लें। अगर फेयर वैल्यू गिर गया है तो आप लॉस को रिकॉर्ड कर लें, और अगर से फेयर वैल्यू बढ़ गया है तो आप गेन को इग्नोर कर दें। उसके बाद जब सेल होता है तो आप चेक करें, अगर सेल नॉर्मल फेयर वैल्यू पे हुआ है, नॉर्मल जिस दाम पे होना चाहिए, तो जो भी प्रॉफिट लॉस है उसको इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि कोई उसमें पाप झाप नहीं है, तो आप उसको इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लें। अब लॉस तो दोबारा होगा नहीं क्योंकि लॉस तो आप पहले से ही रिकॉर्ड कर लिए फेयर वैल्यू वाला, लेकिन अगर ऊंचा दाम में बिक रहा है, फेयर वैल्यू अगर ऊंचा है कैरिंग अमाउंट से, तो उस वक्त आपने जो सेल के पहली रात को आपने प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं किया तो वो अभी रिकॉर्ड कर लें। सो इफ इट इज एट फेयर वैल्यू, प्रॉफिट और लॉस विल बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली। अगर फेयर वैल्यू से ऊंचा दाम में सेल हुआ है तो टिल फेयर वैल्यू आप प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लीजिए। बियॉन्ड फेयर वैल्यू जो दाम माल बिका है उसको आप अभी मत रिकॉर्ड कीजिए, उसको डेफर कर दीजिए। फॉर एग्जांपल कैरिंग अमाउंट 10 लाख का है, फेयर वैल्यू 12 लाख का है, बेचे हम लोग 15 लाख में है, तो 10 से 12 लाख का जो 2 लाख का प्रॉफिट है वो तुरंत लिखो, 12 से 15 लाख जो 3 लाख का प्रॉफिट है उसको डेफर कर दो। मतलब एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट 15 लाख, टू असेट 10 लाख, टू P&L 2 लाख, टू डेफर्ड इनकम 3 लाख। और वो डेफर्ड इनकम ओवर द ऑपरेटिंग लीज पीरियड, मान लो 2 साल का लीज है तो डेफर्ड इनकम को ओवर द लीज पीरियड PL में अमोर्टाइज कर देंगे। अब रहा बात कि सर अगर फेयर वैल्यू से नीचा दाम में माल बिका, तो फेयर वैल्यू से भी नीचा दाम में माल बिका तो उसमें यह है कि अगर फेयर वैल्यू से नीचा दाम में माल बिका लेकिन फिर भी अगर प्रॉफिट, फेयर वैल्यू मार्केट प्राइस को, फिर भी अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर लिया जाए। 2, अगर फेयर वैल्यू से नीचे दाम में माल बिका और लॉस हो रहा है हमें, ओके लॉस हो रहा है, तो आप पहले पता कर लो इज द लॉस कॉम्पेंसेटेड बाय लोअर लीज पेमेंट और नॉट, क्वेश्चन लिख करके देगा। अगर लॉस इज नॉट कॉम्पेंसेटेड बाय लोअर लीज पेमेंट तो लॉस को तुरंत PL में डाल दो। और अगर पता चले कि लॉस इज कॉम्पेंसेटेड बाय लोअर लीज पेमेंट, कई बार क्या होता है ना, हम लोग नीचे दाम में माल बेचते हैं और फिर जो उससे भाड़ा पे लेते हैं ना तो भाड़ा भी कम करके दे देते हैं, तो शुरू में हमको पैसा कम मिला, बाद में हम उसको भाड़ा से एडजस्ट कर दिए, तो उसको बोलते हैं लॉस इज कॉम्पेंसेटेड बाय लोअर लीज पेमेंट। अगर ऐसा है तो उस लॉस को आप PL में मत भेजिए, उस लॉस को डेफर कर दीजिए, ओवर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग लीज ग्रेजुअली अमोर्टाइज कर दीजिएगा। सो ये सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग प्रोसेस है।
थैंक यू।